पहले हम लोगों को पता है कि हम इस चैप्टर में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमको सबसे पहले पढ़ना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन सिस्टम, पहले ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। ये 4 टाइप के सिस्टम्स है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। सेलुलर लेवल वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है आपका? मल्टीसेलुलर है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टिश्यू वाला पाया जाता है किस किस के अंदर? सिलेंट्रेटा टिनोफेरा। देन उसके बाद आपके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे पास सिमेट्री आती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले आपके पास एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिक में सिर्फ एक फाइलम है, कौन सा? पोरीफेरा। रेडियल और बायलेटरल। रेडियल और बायलेटरल में कौन डिफरेंस बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। तनिष्का बताएंगे रेडियल और बायलेटरल में डिफरेंस। हम रेडियल सिमेट्री के अंदर जब हम सेंटर से कट करेंगे जितनी बार भी, तो वो हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और बायलेटरल के अंदर बस एक ही में इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। एक ही प्लेन से सिर्फ एक सिंगल प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं वो आपका बायलेटरल। कोई भी प्लेन डालो, बस वो सेंटर से पास होना चाहिए, तो 2 इक्वल आइडेंटिकल, उसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है। रेडियल सिमेट्री हमारा कौन कौन दिखाता है आपका? सिलेंट्रेटा, ठीक है, ये होता है आपका। और इसके बाद आपका सारे के सारे बायलेटरल। और एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा में। लार्वा बायलेटरल होता है, बट जो होता है वो जो है रेडियल। अडल्ट मैम रेडियल होता है। एग्जैक्टली, याद रखना है। एक ही एरोप्लेन से डिवाइड होगा वो 2 पार्ट। एरोप्लेन नहीं बेटा, प्लेन। ठीक है। एंड फिर आता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब सिर्फ 2 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ये पोरीफेरा एंड स्पंजेस, ये ऑलमोस्ट सेम है बेटा दोनों के दोनों। तो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कॉर्डेटा तक लेके सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम में अगर हम याद रखेंगे तो उसमें हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है। सूडोसिलोमेट में सिर्फ एक क्लास आती है, कौन सी? एस्केल्मेंथेस वाला। और एसिलोमेट भी एक है सिर्फ, कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस। बाकी सब सिलोम है प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद। एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, बाकी सब सिलोमेट। सेगमेंटेशन किस किस के अंदर? हाँ जी बेटा बोलो। एसिलोमेट में हमारा सिलेंट्रेटा और टिनोफोरस के एग्जांपल नहीं है। सिलेंट्रेटा के अंदर बताया हुआ है एसिलोमेट है। सिलोमेट अर्थ फॉर्म में होती है सेगमेंटेशन। देखो, सिलोम का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी कैविटी है वो लाइंड अप हो किसके थ्रू? मेसोडर्म के थ्रू। मेसोडर्म के थ्रू। सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा इज अ डिप्लोब्लास्टिक। उसके अंदर तो मेसोडर्म है ही नहीं कहीं से कहीं तक थी। तो बॉडी कैविटी लाइंड अप है मेसोडर्म से या नहीं वो तो हम बता ही नहीं सकते फिर। इसीलिए हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद पढ़ते हैं, बिकॉज प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद ही सबके सब क्या होता है? हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और साथ ही एसिलोमेट भी है, क्योंकि उसके अंदर मेसोडर्म है बट वो बॉडी कैविटी के अंदर नहीं है। क्लियर? यस मैम। नोटोकोड का ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल। मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। अब सबसे पहले फाइलम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता है, ओस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर आता है। जिस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम हम पढ़ते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वो किसके अंदर पाया जाता है? इकाइनोडर्म्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेरी गुड। सूडोसिलोमेट कौन होते हैं?
मैम एस्केलमेंथेस। हेलमिंथेस, वेरी गुड। नेक्स्ट आप मुझे सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट। मोलस्का। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है? टिनोफोरा। कोरा के अंदर। हुक्स एंड सकर्स किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस। जनरेशन कैपेसिटी किसकी होती है? प्लेनेरिया। जनरेशन। पहले क्वेश्चन सुन लिया करो अच्छे से, उसके बाद आंसर दिया करो। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मैम प्लेनेरिया के पास ही होती है। ठीक है। मेटाजेनेसिस किसके अंदर देखा जाता है? कौन से फाइलम में मेटाजेनेसिस देखा जाता है? जो हमारा निडारिया है उसके अंदर देखा जाता है मेटाजेनेसिस। स्ट्रेटा में। स्ट्रेटा के अंदर देखा जाता है। न्यूमेटिक बोन्स कौन सी क्लास में पाई जाती है? मैम एप्स। बर्ड्स वाली क्लास में मैम। बर्ड। एक ऐसा मैमल जो अकेला ओविपेरस है। ऑर्निथोराइटस। प्लैटिपस। प्लैटिपस। बाकी सब कहते हैं, बाकी सब विविपेरस। मेटाजेनेसिस कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज? रेज योर मैम हैंड। वो उसमें ये होता है। हैंड रेज अलीशा। मेटाजेनेसिस नंदनी बताएंगे। मेटाजेनेसिस मैम क्या? सृष्टि। नंदनी, व्हाट इज मेटाजेनेसिस? सृष्टि। मैम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। और जो पॉलिप है वो मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली और मेड्यूसा पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और इसका एग्जांपल है ओबेलिया। वेरी गुड। इसकी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी। पॉलिप के एग्जांपल पोल है डेम, हाइड्रा, डेम, एडेम्सिया। और मेड्यूसा के मेड और जेली, मेडिसिन और जेली। मेड, मेड्यूसा और ओरेलिया, जेली। जेली से क्या? जेलीफिश। जेलीफिश। याद रखना है, इनकी फॉर्म्स याद रखनी है। सिजाइल और सिलिंड्रिकल कौन सी फॉर्म होती है? पॉलिप और मेड्यूसा। नहीं, पॉलिप जो होती है वो सिलेंडर साइड होती है। सिलेंड्रिकल, सिजाइल, पॉलिप होती है। अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग कौन सी होती है? वेरी गुड। यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चीज, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किस फाइलम का? एनिलिडा में। एनिलिडा लोकोमोशन कैसे करते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया के थ्रू। पैरापोडिया के थ्रू चलते हैं या स्विमिंग करते हैं? स्विमिंग करते हैं। तो चलते किसकी हेल्प से हैं? मसल्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिलिड हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स के थ्रू मूव करते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिलिड्स हैं वो स्विम करते हैं पैरापोडिया की हेल्प से। ठीक है। अर्थवर्म मोनोइशियस है या डाइशियस है? अर्थवर्म मोनोइशियस। सिर्फ जो लीच होता है वही डाइशियस होता है। यस मैम। अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोइशियस। कौन बताएगा मोनोइशियस? मोनोइशियस क्या होता है? मैम जिसमें मेल और फीमेल जो है वो सेम में होती है, एक में ही पाए जाते हैं। दोनों एक ही के अंदर पाए। जॉइंटेड अपेंडेजेस किसके अंदर पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा। लोकस्ट्रा का नाम सुना है? लोकस्ट क्या है? फॉसिल है वो। एक आर्थ्रोपोडा है और
क्या है? ग्रिगेरियस ग्रेगेरियन पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट है, वेरी गुड। मोलस्का के माउथ को क्या बोलते हैं? रेड्यूला। फाइल लाइक रिस्पिंग ऑर्गन है। मोलस्का की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कौन कौन से पार्ट्स में? हेड एब्डोमेन। उनके जो गिल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है मोलस्का के? विसरल हम्प और हेड कैविटी। मेंटल कैविटी में होते हैं, जो कि विसरल के बीच में मेंटल कैविटी होती है, उस मतलब योर आंसर शुड बी मेंटल कैविटी, कि मेंटल कैविटी के अंदर इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। डन? यस। चलो, हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा से अलग क्यों रखा था? पहले हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के अंदर आते थे, बट उनको उठा के फिर हमने अलग कर दिया। सुहानी बताओ। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर था, विच इज नोन एज स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड। ठीक है। हम लोग कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स हैं? कोई भी 4 फीचर्स बताओ कॉर्डेट्स के। उनके पास प्रेजेंट होती है, हर्ट प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होलो और सिंगल। सुनो, हार्ट वेंट्रल होता है। वेंट्रल का मतलब होता है आगे, डोर्सल का मतलब होता है पीछे। आगे की साइड है, तो हार्ट इज डोर्सल। और इनका सीएनएस मैम हार्ट वेंट्रल होगा ना? ऑर्गन। और सीएनएस डोर्सल होगा। सिंगल होगा, डबल होगा, कैसा होगा? सिंगल। सॉलिड होगा, होलो। होगा। क्या पास करनी है? स्पाइनल कोड पास करनी है। स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। पोस्ट एनल टेल हाँ होगी। का जस्ट अपोजिट नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कर नॉन देना। कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक? उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम सबको पता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर CTLSC करके 7, 12, 5, 1, 1 हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस हो के बनती है। किसके रिप्लेसमेंट से बनती है वर्टिब्रल कॉलम? नोटोकॉर्ड। रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू? एक कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं जिनके अंदर रिप्लेस हो जाती है? वर्टिब्रेटा बोलते हैं। वर्टिब्रेटा बोलते हैं, एग्जैक्टली। ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक रहती है और थ्रू आउट देयर लाइफ रहती है। उनको क्या और कुछ ऐसे होता है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सिर्फ लार्वल स्टेज में है और टेल में है। सिफेलोकॉर्डेटा हेड से लेके टेल तक है थ्रू आउट देयर लाइफ। क्लियर? साइक्लोस्टोमेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर गिल्स कैसे होते हैं? गिल स्लिट्स। मैम 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। सेकंड, कितने नंबर में होते हैं? 6 to 15 पेयर्स पाए जाते हैं इनके अंदर और पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। सेपरेट किसके अंदर होते हैं? सेपरेटेड गिल स्लिट्स जिसमें पेयर्ड में नहीं होते। कॉन्ड्रोसिटिस में वो पेयर नहीं होते। सेकंड कॉन्ड्रोसाइट्स एंड थर्ड ऑस्टियोसाइट्स। फर्स्ट वाली साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 6 से 15 पेयर्स, कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर सेपरेटेड होते हैं और ऑस्टियोसाइट्स के अंदर 4 पेयर्स पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हमारी जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली फिश है उसका नाम क्या है? टॉर्पेडो। पॉइजन स्प्रिंग। पॉइजन वाली है ट्राइगॉन। फिश किसको बोलते हैं? क्या मैम? हैगफिश, HAG, हैगफिश।
हम हैगफिश बोलते हैं लैम्प्रे को। लैम्प्रे को माइक्टीन, मैम माइक माइक, हाँ लैम्प्रेस, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन और आपका हैगफिश, दोनों एग्जांपल साइक्लोस्टोमेट। एग्जांपल्स आप लोग साइक्लोस्टोमेटा के। से, ठीक है। एक लिम्बलेंस एम्फीबिया का नाम बताओ, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑस्टिकथाइस। लिम्बलेस मैम एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया इस्थाई ऐसे में कुछ करके नाम है। इस्थायोपस, इस्थायोपस। इच्छथायोप्सिस, ठीक है, याद रहेगा। डॉगफिश, डॉगफिश का नाम नाम एक बार फिर से बता दो। लिम्बलेस एम्फीबिया, ऐसा एम्फीबिया जिसके पास लिम्ब्स नहीं होते। मैम उसका नाम क्या था? इच्छथायोप्सिस, एम्फी क्लास एम्फीबिया के एग्जांपल में ये, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगफिश, डॉगफिश का नेम। वेरी गुड। एवीज फीदर्स होते हैं, पंख, तो कौन से लिम्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं? फोर लिम्स। जो आपके एवीज के अंदर विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो किस लिम्स, फोर लिम्स या फोर लिम्स? इनके अंदर, एवीज के अंदर एंडोस्केलेटन होता है या एक्सोस्केलेटन होता है? एंडो। एंडो। होता है। बोनी होता है या कार्टिलेज होता है? बोनी। बोनी कार्टिलेज का नाम आ ही गया है, तो एक कार्टिलेजिनस क्लास है हमारे पास जिसकी सारी फिशेस कार्टिलेजिनस है। कॉन्ड्रिचिथिस जो है वो कार्टिलेजिनस है और ऑस्ट्रोचिथिस बोनी। यस मैम। सीफोकॉन्ड्रिचाइड। और बोनी वाली कौन सी क्लास है हमारी? ऑस्ट्रोसाइड। वेरी गुड। फिशेस के अंदर कितना चैम्बर हर्ट होता है? थ्री चैम्बर। मैम 2। फोर चैम्बर। टू चैम्बर होगा। थ्री चैम्बर किसके अंदर होता है? एम्फीबिया के अंदर। रेप्टाइल्स में होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हर्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और एम्फीबिया का? टू चैम्बर। फोर चैम्बर होता है ना। एम्फीबिया में थ्री चैम्बर। और थ्री चैम्बर में क्या क्या होता है वहां पे? एम्फीबिया रेप्टाइल दोनों के अंदर थ्री चैम्बर हर्ट है, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल। बस रेप्टाइल में एक एग्जांपल है हमारा क्रोकोडाइल। एवीज के अंदर कितना चैम्बर हर्ट होता है? फोर चैम्बर। थ्री कौन बोल रहा है? फोर चैम्बर होता है एवीज के अंदर, फोर चैम्बर, फ्लाइट बर्ड्स। ठीक है। एक फ्लाइटलेस बर्ड का नाम बताओ। ऑस्ट्रिच। नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती। पेंगुइन भी। हाँ, हमारी जो बर्ड्स हैं वार्म ब्लडेड होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं? रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? होता है रेप्टाइल्स। हम लोग वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है? वार्म ब्लडेड है। तो हमारे जैसे ही क्या है? ठीक है। एम्फीबिया और एव्स दोनों वार्म ब्लडेड। हो गया एनिमल किंगडम रिवाइज। एम्फीबिया तो कोल्ड ब्लडेड होता है ना। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड। चलो मैम एक बार ये बता दो, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर कैसे होता है? मतलब डाइजेशन के अंदर होती है? डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में डिफरेंस ये होता है कि कुछ अपना सेलुलर डाइजेशन करता है, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन है तो हमारे अंदर कैसा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन है या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है? मैम इंट्रा है। एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। मैम इंट्रा बर्ड्स में जो एक्स वगैरह होते हैं वो एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर के थ्रू जो होता है। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर होने वाला डाइजेशन। मतलब तो हमारे बॉडी के अंदर ही होगा, लेकिन वो सेल से बॉडी से हमारा सेल के अंदर
सेल के बाहर हो रहा है? हमारे सेल के अंदर हो रहा है। तो हमारा सेल के अंदर हो रहा है। सेल के पास कैसा फूड जा रहा है, डाइजेस्टेड या नॉन डाइजेस्टेड? डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड। तो कैसे डाइजेशन हो? एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर आपको डाइजेशन पे क्वेश्चन आता है ना, तो बर्ड्स के ऊपर आता है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा 2 ऑर्गन्स होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। इसके अलावा नहीं आता। डाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ये ऐसे 2 टॉपिक है जो एनिमल किंगडम में बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो इनके पीछे मत जाना, बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो। ठीक है, ओके मैम। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसको मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। एनिमल किंगडम से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला चैप्टर ओपन कर लो। ओके मैम। Success. अब आपको ये वीडियो ध्यान से देखते रहनी है और मेरे को ये बताओ, मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है ना, और बैकग्राउंड में आपको वीडियो दिख रही होगी? यस मैम। आपको सिर्फ ये वीडियो देखते चलना है अच्छे से। इस 4 मिनट की वीडियो से आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले किडनी डॉर्सली प्रेजेंट होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है? डॉर्सली प्रेजेंट होती है। किडनीज को ही हम रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। व्हाई वी कॉल देम रेट्रोपेरिटोनियल? रेट्रोपेरिटोनियल क्योंकि जो हमारा एब्डोमेन है उसके ऊपर एक पेरिटोनियम लेयर होती है, वो हमारी किडनी को वेंट्रल साइड से कवर अप करके रखती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं ना, तो जो किडनी का फेस है वो किधर है? आपके एब्डोमेन वॉल की साइड है ना? लेट्स सपोज ये मेरा एब्डोमेन की वॉल है, मेरी वीडियो दिख रही है सबको, एंड ये जो मेरा हैंड है ये किडनी है, तो किडनी बिल्कुल ऐसे अटैच है, तो मेरे हैंड का जो आगे वेंट्रल वाला पोर्शन है ये ऐसे एब्डोमेन के थ्रू कवर्ड अप हो रहा है। यस मैम। तो हमारी रेट्रो वाली लेयर आती है, ऊपर से आती है और आपके ऐसे कवर्ड अप होके चलती है ऐसे। तो ये किडनी को वेंट्रल साइड से कवर अप करके रखती है, दैट्स व्हाई वी कॉल किडनी रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। ठीक है, यस। हर एक किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं एक किडनी के अंदर। दोनों किडनी के अंदर मिला के हो जाएंगे टोटल मोर देन नेफ्रॉन्स। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना। किस टाइप का वेस्ट मटेरियल रिमूव करना? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव करती है। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा? कहाँ से वो नाइट्रोजन आ रहा है? आप जो प्रोटीन खा रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन है। आपकी बॉडी में जो डीएनए है उसके अंदर नाइट्रोजन है नहीं? तो वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकल के आ रहा है ना, उस नाइट्रोजन वाले वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ना, वो ये कंफ्यूजन रहता है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड डाइजेस्ट हो गया, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड बचा है ना, उस अनडाइजेस्टेड फूड को किडनी रिमूव करती है। क्या ऐसे ही करती है किडनी? अनडाइजेस्टेड फूड को इजेक्शन के थ्रू रिमूव आउट किया जाता है, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है।
किडनी का काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। हमारी बॉडी में जितना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसमें से नाइट्रोजन वाले वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करना। जितना एक्स्ट्रा आयंस वगैरह है, जितना एक्स्ट्रा वाटर है, उन चीजों को रिमूव आउट करने का काम है किडनी का। तो ये क्या करती है, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब वो वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको रिमूव करने का में हेल्प करती है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा जूम आउट कर जो हम फूड ले रहे हैं उससे हम एनर्जी डराइव कर रहे हैं और एनर्जी से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उस मेटाबॉलिज्म से जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जनरेट होगा वही तो सिर्फ एलिमिनेट होगा ना। जितना एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मेन चीज आती है, सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो यूरिया बन रहा है, हमने बोला कि जो किडनी है वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करती है। तो यूरिया कैसे बनता है? यूरिया के लिए यूरिया में कन्वर्ट होता है। हाँ, अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच साइकिल? हैंस क्रेम्बलेट साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल हम इसको बोलते हैं। इस साइकिल में आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी, वहां से आप लोगों को समझ में आएंगे। तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है यूरिया, उस पूरी साइकिल का बाई प्रोडक्ट है यूरिया। आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए हुए होंगे उसमें बनाई हुई है ऑर्निथिन साइकिल? यस मैम। ड्रॉ की हुई होगी ना। तो सबसे पहले क्या है, NH2 प्लस CO2। NH2 CO2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। यस। कार्बोमाइल फॉस्फेट से क्या बनता है नेक्स्ट? मैम मैंने ये वाली साइकिल नहीं पढ़ी, ये वाली साइकिल आप एक बार पढ़ा दो। ये वाली साइकिल मैं करा दूंगी, अभी मैंने स्लाइड्स में डाला हुआ है वो। ठीक है, तो ये वाली साइकिल जिसने नहीं करी है वो समझ लेना, यूरिया उसी का बस बाई प्रोडक्ट है। वो कैसे बाई प्रोडक्ट है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। उसी यूरिया को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है। किडनी का पहला फंक्शन हुआ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना और आपका होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है, आपका ब्लड प्रेशर है, ऑस्मोलैरिटी है, आपकी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन सबको मेंटेन रखने में हेल्प करती है। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तीनों सॉल्यूशन सबको क्लियर है? हाइपरटोनिक, हाइपर हाई, टॉनिक मींस सॉल्ट। हाई सॉल्ट है तो वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और अगर मैं बोलूंगी हाइपोटोनिक, हाइपो मींस लो, टॉनिक मींस सॉल्ट है तो वाटर ज्यादा हो जाएगा। यस मैम। ये वाली चीज याद रखनी है, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन हो रहा है? अभी वही होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन हो रहा है वही सीखेंगे ना, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर अमाउंट आ गया है, वाटर ज्यादा हो गया है बॉडी के अंदर, तो उसको ज्यादा वाटर रिमूव करना है। बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई है तो बॉडी के अंदर नीड की ज्यादा से ज्यादा हम पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा किडनी हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करे। वो फंक्शंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारा किडनी होता है, ये किडनी के ऊपर सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी इज कवर्ड विद रीनल कैप्सूल एंड रीनल कैप्सूल के अंदर ही आपका एडिपोज टिश्यू फिल्ड अप रहता है जो कि फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किडनी के अंदर 2 पार्ट होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। 2 पार्ट होता है, कॉर्टेक्स और बाहर वाला पार्ट आपका कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट आपका मेडुला। मेडुला के अंदर आपके मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। कितने पिरामिड्स होते हैं? 15 to 16 मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं यहाँ पे। 15 to 20 होते हैं ना? 15 to 16 बोलते हैं। 20 अलग अलग बुक्स में मिलेगा आपको। 15 to 20 लिख लो, 15 to 16 लिख लो। ठीक है, ये होगा आपका। तो आपके मेडुलरी पिरामिड्स हो गए। देन वहीं से छोटे छोटे कैलिसेस निकलेंगे जो क्या करेंगे? फिल्ट्रेट को रिसीव करेंगे। कैलिसेस, मेजर कैलिक्स एंड आपके माइनर कैलिक्स, ये होगा। हीलम क्या होता है? हीलम एक स्कार होता है। कल की क्लास में एनसीईआरटी 1 आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखे हीलम के बारे में क्या लिखा हुआ है। मैम जहाँ से रीनल आर्टरी वगैरह एग्जिट और लीव करती है, ब्लड वेसल्स वगैरह सब एंटर होती हैं, वहीं से लीव करते हैं। उस स्कार को हम बोलते हैं आपका हीलम। किडनी का साइज आपको याद रखना है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 थिकनेस। वेट कितना होता है? 120 से 170।
किडनी के अंदर हमने बोला 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने है। वो सबसे ऊपर वाला पार्ट आपका कप शेप स्ट्रक्चर होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं राउंड का बॉमेन कैप्सूल। उसके अंदर जो कैपलरीज का टफ्ट है, गुच्छा है जो कैपलरीज का, उसको हम ग्लोमेरुलस ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद आपका पीसीटी पार्ट आ जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी? प्रॉक्सिमल देन उसके बाद नीचे की साइड आते हैं हम, नीचे आ रहे हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, देन ऊपर ascending, और फिर आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव, एंड देन आपका कलेक्टिंग। इतना सिंपल आप लोगों को याद है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? अब यही जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ही क्या करेगा, आपका ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये इसकी एक सिंगल यूनिट है। अब देखना यहाँ पे वीडियो में क्या दिखाएंगे। सबसे पहले जो आपका ब्लड प्लाज्मा है वो किसके अंदर आएगा, आपके बॉमेन कैप्सूल के अंदर आएगा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है आपका, जब आप ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो उसी के अंदर आपके काफी सारे प्रोटीन्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल्स, सब कुछ उसी के अंदर फिल्ड अप है। अभी उसी के अंदर यूरिया है। तो आपका एक साइड से आर्ट्रियोल लेके आएगा, जो लेके आ रहा है उसको बोल रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। वो आपका पूरा प्लाज्मा वगैरह सब कुछ इसके अंदर फिल्ड है। और जैसे होता है ना चाय छानते हैं हम लोग, तो ऊपर टी लीव्स और जितना अदरक वगैरह जो चीजें डालते हैं ऊपर रह जाती है, नीचे हमारा क्या बच जाता है, फिल्ट्रेट, चाय बच जाती है, फिल्ट्रेट। सेम चीज यहाँ पे होता है बिल्कुल। तो जितने भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन्स है, वो पास ऑन नहीं हो सकते, साइज ज्यादा होता है प्रोटीन का, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो सब ऊपर रह जाता है और नीचे क्या निकल जाता है, फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेट। यस मैम। माइनस प्रोटीन इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेट। तो नीचे फिल्ट्रेट आ गया और बाकी सारा पार्ट इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू चला गया। किसका डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट का, एफरेंट का? आ रहा है उसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इफरेंट वन वाला। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये पूरा पीसीटी, ये सब पूरा का पूरा इन्होंने एरोस से समझा दिया। एंड देन वही कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगा। एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन के लिए नहीं होती, इससे बहुत सारी नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होती है। कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है ये। अब ये हमें बताएंगे कि हम ब्लड प्रेशर और ब्लड के वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करता है ये। रेड से जो लिखा होगा वो हॉर्मोन्स हैं जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, किडनी, मैम एड्रेनल ग्लैंड, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, ग्रीन डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे। अब ये वाला जो चार्ट है ना अलीशा, ये ध्यान रखना, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए थे ना, तो इस वाले स्लाइड में जितनी चीजें है ना वो आपके एग्जैक्टली शॉर्ट नोट्स बनने वाला है। ओके मैम। इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं हम। देखो अब हमारे पास कंडीशंस है कुछ, ध्यान कंडीशंस हमारे पास जो ये नेफ्रॉन है। अब हम थोड़ा सा स्लाइड्स पे आ रहे हैं। शिवा म्यूट कर लो बेटा। देखो सबसे पहले ऑर्निथिन साइकिल समझ लो। ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है, हमको पता है अमोनिया CO2 के साथ कंबाइन होता है और CO2 के साथ कंबाइन होके कार्बामाइल फोस्फेट बनवा लेता है, ठीक है। ये आपका कार्बामाइल फोस्फेट बनता है। कार्बामाइल फोस्फेट ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होके सिट्रुलिन बनाता है। कार्बामाइल फोस्फेट ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होके सिट्रुलिन बनाता है। सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड के साथ कंबाइन होके आर्जिनोसक्सेनिक एसिड बनवाता है। आर्जिनोसक्सेनिक एसिड से आर्जिनिन बनता है। एक स्टेप में यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकल जाता है। फिर यही आर्जिनिन वापस से ऑर्निथिन का रीजनरेशन करता है। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। आर्निजिन से जब
ऑर्निथिन बन रहा है, उसी स्टेप में यूरिया रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। इस साइकिल को हम बोलते हैं आपकी कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल। अब मेन चीज है, इस साइकिल को याद करने के लिए आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लेनी है, इसकी सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिखी हुई तो इस ट्रिक को लिख लो। मैम जैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है बट इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी पीवाईक्यूज में आया हुआ ऐसे क्वेश्चन। ओके मैम। मैम एमटीजी में तो इसके 3-4 क्वेश्चन है। वही ना, एमटीजी में पीवाईक्यूज ही तो होता है बेटा। तो हमारी ट्रिक है, ओ कॉपी कैट्स आर माई फेवरेट एनिमल, मतलब वो कैट जो कॉपी करती है वो फेवरेट एनिमल है। ओ का मतलब क्या है? ओ स्टैंड्स फॉर हमारी ऑर्निथिन से साइकिल स्टार्ट हो रही है। ऑर्निथिन एंड याद है ना हमारा क्रेब साइकिल के लिए हम ट्रिक बनाते हैं, अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। अ सिटी इज बिल्कुल ऐसे है ये आपका। सी से क्या है आपका? सिट्रुलिन। कैट से, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, नहीं एक स्टेप मिस कर दिया हमने। सिटी, ओ कॉपी, कॉपी मीन्स आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट। यस मैम। कार्बोमाइल फॉस्फेट। फिर ऑर्निथिन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन होके क्या बनाता है? सिट्रुलिन। सिट्रुलिन। ठीक है, देन सिट्रुलिन के बाद आर से इसके साथ सिट्रुलिन के साथ कंबाइन, एस्पार्टिक एसिड कंबाइन हो रहा है एंड क्या बना रहा है? सक्सिनिक एसिड बना रहा है। एंड देन उसमें एक स्टेप में रिलीज हो रहा है क्या हमारा? फ्यूमेरिक एसिड। आर्जिनिन। एंड देन यही आर्जिनिन वापस से क्या देगा हमको? ऑर्निथिन देगा, तभी एक साइकिल। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना। और इनके एंजाइम्स भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखने, जिस स्टेप पे जो बन रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कार्बोमिल फॉस्फेट है, तो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है, तो हमने नाम रख दिया इसका ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। सिट्रुलिन से आपका आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन रहा है, तो हमने नाम दे दिया आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से आपका आर्जिनिन बन रहा है, इसका नाम हो गया आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनिन का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्निथिन में, तो इसका नाम हो गया आर्जिनेज। 5 एंजाइम्स यूज हो रहा है। सबसे पहले NH3+CO2 से CP कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, सिंथेसिस हो रहा है। देन आपका ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज, देन आपका आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सिनेज, देन आपका आर्जिनेज। क्लियर? यस मैम। अब ये हमारा जो यहाँ पे यूरिया है ना, इसी यूरिया को हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। किसके थ्रू करेंगे? वही हम किडनी के थ्रू करेंगे। अब हमको पता है अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो होता है अलग अलग टाइप का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। हम लोग क्या है, एनिमल सारे यूरिया, मतलब अभी जो हमने साइकिल पढ़ा यूरिया, यूरिया रिमूव हो रहा है, क्या है? यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, यूरिको। अमोनिया, सबसे ज्यादा इसमें पॉइजनस कौन सा होता है? अमोनिया। जो ज्यादा पॉइजनस है उतना ही ज्यादा उसके लिए क्या लगेगा? पानी, वाटर, ज्यादा वाटर। तो हमारे पास अमोनिया ज्यादा वाटर चाहिए, तो हमने जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब एक्वेटिक एनिमल्स को क्या बना दिया? मोनोटेलिक बना दिया। ठीक है, एंड देन टेरेस्ट्रियल वाले यूरियोटेलिक, और जो आपके बहुत छोटे साइज के हैं या फिर जो उड़ते रहते हैं उनको यूरिकोटेलिक बना दे। बहुत बिल्कुल कम अमाउंट में, जिनका जो वेस्ट मटेरियल होता है बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। क्लियर? यस। चलो, अब ये जो हम इसमें देख रहे थे ना वीडियो में, ये पूरा का पूरा आपका वही कंडीशंस मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है। बट इन कंडीशन से पहले एक बार आप ये देख लो, परमिएबिलिटी चार्ट। अब ये परमिएबिलिटी चार्ट आपको क्या बता रही है? हमको बता रहा है कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो PCT वाला पार्ट है वो किसके लिए परमिएबल है? वाटर और NaCl दोनों के लिए परमिएबल है। जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है? सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। असेंडिंग वाला सिर्फ आयंस के लिए परमिएबल
है, ठीक है। और जो हमारा डीसीटी मतलब थिक वाला जो पार्ट है ना, ये थिक वाला पार्ट यहाँ पे डीसीटी है। ये सोडियम पोटेशियम पंप, क्लोराइड फोलोज, ये सब इसके अंदर होता है। एंड डीसीटी के अंदर ही हमारा क्या होता है फिर, ठीक है। थिक के बाद प्रॉपर डीसीटी स्टार्ट होता है, उसके अंदर हमेशा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। यहां तक समझ में आया? परमिएबिलिटी है स्लैग, चाहो तो इसको लिख लो अपने पास, लिख के रखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, भूलोगे नहीं तो सब भूलते चले जाओगे, ठीक है। अब हमको जो सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन आता है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो किस पे होती है? डीसीटी वाले पार्ट पे होती है। डीसीटी कैसे मेंटेन करके रखता है। तो अभी यहाँ पे मैं कंडीशंस के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे तो हमारे पास हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ही टाइप की कंडीशंस बन सकती है। एक तो वो कंडीशन की हमारी बॉडी के पास बहुत ज्यादा वाटर है, एक वो कंडीशन की हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है, मतलब हाइड्रेटेड बॉडी है या फिर डिहाइड्रेटेड बॉडी है। 2 ही तो कंडीशन होगी ना। तो हमारे हाइड्रेटेड बॉडी एंड एक है दिखा दो ना, जहर है हाइड्रेटेड बॉडी। जहर है ना। अब बॉडी हाइड्रेटेड है, अब आप बहुत कॉमन सेंस लगा के सोचना है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड मतलब बॉडी के अंदर है पानी की कमी। तो डिहाइड्रेटेड बॉडी में जो यूरिन पास आउट होगा वो डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रिवेंट करना है? वाटर लॉस। डाइल्यूट यूरिन को बनने से रोकना है। रोकना नहीं रोकना, तो हमको यहाँ पे क्या करना है? प्रिवेंट करना है डाइल्यूट यूरिन। तो हम इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वी वांट टू प्रिवेंट डायूरेसिस। यस मैम। डायूरेसिस समझते हैं ना? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? एक डायबिटीज जिसमें यूरिन में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, एक वो जिसमें ज्यादा वाटर प्रोड्यूस होता है। मैम उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। राइट अनश्वा, यही बोलना चाह रहे थे ना? यस मैम। डायबिटीज मेलाइटस जिसमें बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास होता है। तो हमको डाइल्यूट यूरिन बनने से रोकना है, मतलब डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है। तो कौन सा हार्मोन यूज करना पड़ेगा? कोई एंटी हार्मोन यूज करना होगा? यस मैम, एडीएच। डायूरेटिक। मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज होता है ना यूरिन में, वो डाइल्यूटेड तो डायबिटीज इंसिपिडस में होता है। इंसिपिडस कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा डाइल्यूटेड यूरिन पास आउट होता है। अनश्वा सही बता रही है सुहानी? मैम इंसिपिडस में तो इंसुलिन के वजह से होती है ना। इशिका कौन सही है? सुहानी सही है अनश्वा? मैम सुहानी। सबा? मिलाइटस में इंसुलिन वर्क नहीं करता, तो इसका मतलब हमारा जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस। चलो वोट कर लो। सुहानी के साथ साथ कौन है? हैंड रेज करो। मैम मुझे वॉइस ब्रेक हो रहा है। एग्जैक्टली याद रखना, M4 मेलाइटस यहाँ पे अपोजिट होता है अनश्वा। इंसुलिन से बच्चे याद रखते हैं इंसिपिडस होता है। इंसिपिडस डायूरेसिस वाली कंडीशन होती है। मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है एज वेल एज कीटोन बॉडीज भी हो सकती है। ओके मैम। इसको हम कीटोन्यूरिया बोलते हैं।
क्लियर? तो क्लास में अटेंटिव रहा करो। तो एंटी डायूरेटिक हो गया, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है एंड प्रिवेंट करता है डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए। अब इस केस में हम लोगों को क्या कराना है, ऑलरेडी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो बॉडी से ज्यादा वाटर तो रिमूव आउट नहीं कर सकते ना, तो क्या करना है, हमको नेफ्रॉन को ये ऑर्डर देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करे, ये हमको करें। तो इसके लिए हमने हार्मोन का नाम लिख लिया। कौन सा हार्मोन हम यूज करेंगे? एडीएच, एंटी डायूरेटिक। तो नाम याद रहे, डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है इसलिए एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस प्रिवेंट करना है। तो दिस इज एडीएच, या फिर इसी को हम वेसोप्रेसिन भी। अब मेन चीज आती है कि ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर आएगा कैसे? एड्रेनल कॉर्टेक्स। हाँ, अब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही वाटर की डेफिशिएंसी हुई, वाटर की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर, वाटर की डेफिशिएंसी का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा बनने लग रहे हैं। यस डायरेक्टली जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपके ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं उनके पास सिग्नल जाता है एंड वो सिग्नल देते हैं आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेसोप्रेसिन सिक्रीट करती है। ब्रेन वाला जब पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे समझाया था ये। तो सिग्नल कहाँ से आएगा हमारा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी आएगा, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर आपका एडीएच हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये एडीएच कहाँ पे जाके वर्क करेगा? ये एडीएच आपका वर्क करेगा मैक्यूला सेल्स के ऊपर। मैक्यूला सेल्स क्या है? अब ये सेंसर सेल्स है। हम जेजी के पास, हम जेजी सेल के साथ डीसीटी, डीसीटी के ऊपर प्रेजेंट होती है। मैक्यूला सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मैक्यूला सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उनसे जाके अटैच कर जाएगा हार्मोन। क्योंकि हार्मोन कैसे वर्क करता है? रिसेप्टर से बाइंड ही तो करता है ना। तो आपकी लेट्स सपोज ये आपका ऐसे आपकी सेल्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर ऐसे ये हार्मोन का रिसेप्टर है, तो ये मेरा एडीएच हार्मोन आया, देन यहाँ पे रिसेप्ट कर जाएगा। जैसे ही मैक्यूला सेल्स के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स से एडीएच बाइंड करेगा, आपका जो डीसीटी है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है? इट विल वर्क एज वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे ये काम कर रहा है। वेसोप्रेसिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे वर्क करता है। डिहाइड्रेटेड बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और केस होता है, यहीं पे लिखना। हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेटेड है अगर हमारी बॉडी, तो एक तो ये फंक्शन चलेगा, दूसरा फंक्शन चलेगा कि जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ, वही सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सिग्नल जाएगा आपकी जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स। यस मैम। ये क्या होता है? जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल था ना, उसके मॉडिफिकेशन से बनता है जेजी सेल्स। सिर्फ 15% नेफ्रॉन के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85%, 15% जस्ट वाली नेफ्रॉन्स आपकी जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना। तो उनकी अंदर जेजी सेल्स होता है। ये जेजी सेल्स मॉडिफाइड आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर से रिलीज करेंगे मैम ये डीसीटी में प्रेजेंट होते हैं ना? कौन सा? मैम जेजी सेल्स। जेजी सेल्स, हाँ डीसीटी में ही प्रेजेंट होता है ये। रेनिन आरई डबल एन वाला होगा या सिंगल एन वाला होगा? सिंगल एन। सिंगल एन वाला होगा। जैसे ही ये रेनिन बनेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया यहाँ पे? एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन 2 आपका सिग्नल देगा किसके ऊपर? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, उस एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देगा एंड उसको बोलेगा वहां से हार्मोन सिक्रीट करो
एल्डोस्टेरॉन। अब ये एल्डोस्टेरॉन, इसके भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कहाँ पे? मैक्युलर सेल्स। मैक्युलर सेल्स। लेकिन अब मैक्युलर सेल्स, ये मैक्युलर सेल्स, इन मैक्युलर सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट है। इसके रिसेप्टर्स सरफेस पे थे, इसके रिसेप्टर्स मैक्युलर सेल्स के अंदर है। तो अब ये उनको जाके फंक्शन देगा और उनको बोलेगा भाई वाटर रीअब्सॉर्ब करो। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन मिलके क्या काम करा रहे हैं? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करा रहे हैं। दोनों वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के जैसे वर्क कर रहे हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के जैसे काम कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेटेड बॉडी होगी तो आपका एडीएच, वेसोप्रेसिन या फिर एल्डोस्टेरॉन सेम काम करेंगे, वाटर रीअब्सॉर्प्शन कराएंगे। क्लियर? यस। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपकी बॉडी में है पानी की कमी, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? मैम कम। जब आपका ब्लड प्रेशर कम है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, तो तब आपका सिग्नल किसके ऊपर जाएगा? इन दोनों फंक्शंस पे जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर कम है, हमें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना है, तो कौन सा सिग्नल आएगा? एडीएच, वेसोप्रेसिन या एल्डोस्टेरॉन, ये आके काम कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है। अब बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है मतलब किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रखा है, ब्लड वॉल्यूम हाई हो रखा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाई हो रखा है, तो हमको क्या करना है? एएनएफ, आर्टरी न्यूट्री। अब ये जो फंक्शन चल रहा है ना, ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, ये जो जेजी सेल्स रेनिन वेनिन वाला है ना, ये रास मैकेनिज्म है। तो जब आपका रास मैकेनिज्म हाइपर एक्टिव हो जाता है, हमें इसको रोकना पड़ेगा ना। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये रेनिन बन रहा है, इस रेनिन को बनने से रोक दो। ये जो एडीएच आ रहा है, इस एडीएच को बनने से रोक दो, ये क्योंकि यही तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करा रहे हैं, इनको रोक दो। आपका ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर बहुत, मतलब ब्लड बहुत हाई प्रेशर से मूव कर रहा है, तो हम क्या कर दे? डायलेट करा दे ब्लड वेसल्स को, सरफेस एरिया बढ़ा, तो जो आपका ब्लड है वो बहुत आसानी से पास ऑन हो जाएगा। तो फिर हाइड्रेटेड बॉडी के टाइम पे कैसे वर्क करेगा? जब आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपका जो हार्ट है वो एक हार्मोन, एक फैक्टर रिलीज करेगा, ANF। उसको बोलते हैं एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्ट। ये इसका काम होता है इनहिबिट करने का। ये रेनिन के फॉर्मेशन को, वेसोप्रेसिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा और इनहिबिट करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करा देगा। तो इट मींस ये कैसे वर्क कर रहा है? आपका वेसो डायलेटर के जैसे आपका फंक्शन करेगा। ये पूरे चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पूरा सिर्फ वीसी का फ्लो चार्ट बना लेना और लास्ट में जो परमिएबिलिटी वाला पार्ट बताया ये लिख लेना। हो गया आपके शॉर्ट नोट्स पूरे इस चैप्टर के। मैम अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना? मैम एएनएफ एंटागोनिस्टिक भी है ना उसके? रास के एंटागोनिस्टिक भी होता है रास में, क्योंकि एक ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है और एक ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। एएनएफ, एनसीईआरटी ने लाइन दी है, एएनएफ एक्ट एज अ चेक ऑन द रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म के एंटागोनिस्टिक ये वर्क करता है। अब वेसोप्रेसिन वाले केस में अगर हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं तो वैसे हमको ब्लड प्रेशर बढ़ाना ही तो है बेटा। हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रखा है, ब्लड वॉल्यूम डाउन है, जीएफआर डाउन है। मतलब प्री कंडीशंस के रिस्पेक्ट में आपने वो ब्लड प्रेशर कम कहा था उस वक्त। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं है ना किसी को भी? तो ये पूरा का पूरा रेगुलेशन आयुषी समझ में आया बेटा? नोट्स वगैरह कैसे बनाना है? अब ये देखो, ये स्लाइड अब बताओ समझ में आ रही है? अब इस स्लाइड से चीजें आपको क्लियर होंगी। वेसोप्रेसिन क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर वाटर रिटेन रखवा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा रहा है। एल्डोस्टेरॉन क्या करा रहा है?
सेम फंक्शन करा रहा था, आपकी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन रखवा रहा है, वाटर रिटेंशन मतलब सोडियम रिटेंशन मतलब वाटर रिटेंशन, ही बात एक ही है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन 2 बनवा रहा है, एंजियोटेंसिन 2 बनवा रहा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरह काम कर रहा है। एंड वो एल्डोस्टेरोन थर्स्ट मतलब ये सब के सब काम मिलके क्या करा रहे हैं, वाटर इनटेक बढ़वा रहे हैं। फिर एएनएफ वाला है, या फिर इन्होंने इसको पेप्टाइड लिख दिया, काम कैसे कर रहा है, वैसोडाइलेशन के जैसे। ये कब काम करता है, जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाई हो रखा होता है। किसको इनहिबिट करता है, रेनिन एल्डोस्टेरोन के फॉर्मेशन करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। क्लियर? यस मैम। तो ये हमारा हो गया क्लियर, यहाँ तक डन। चलो अब अपना जरा एक बार एनसीईआरटी बुक खोल लो। ओपन किया सबने एनसीईआरटी? यस मैम। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट चीज आ जाओ। देखो सबसे पहले ना स्टार्टिंग से ओपन करो अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये डायग्राम जो है ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम वाला, वो आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आपका ये एड्रिनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इन लेबलिंग्स को एक बार अच्छे से देख लो सबके सब। लेबलिंग्स एक सेकंड में चार्जिंग ऑन कर लो तब तक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आ रहा है मुझे नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म, कोई बता सकता है किसके अंदर चलता है वो? नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म क्वेश्चन आया हुआ है इसमें एक बार पीवाईक्यू में। नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो एनसीईआरटी में है ये? एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट क्वेश्चन आता है। मैम नो आइडिया। किसी को भी नहीं पता? एग्जाम्पल बताने। नेजल कहाँ, नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके अंदर पाया जाता है? मैंने पढ़ाया है बच्चों ये। मैम उसमें कंगारू। नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म कंगारू में अंदर पाया जाता है। मोस्ट अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल एनिमल हम उसको बोलते हैं, क्योंकि भाई वो पानी नहीं पीता कभी भी। अब वो पानी नहीं पीता, जिंदा कैसे रहता है फिर? सबसे पहले वो अपना जो यूरिन पास आउट करता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पास करता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। और वो एक नॉकटर्नल एनिमल है, मतलब सिर्फ रात में जागता है, तो दिन में वो लाइट के प्रेजेंस में रहता नहीं। अब लाइट के प्रेजेंस में नहीं रहता तो भाई उसको वाटर लॉस भी कम से कम होता है, और वो ब्यूरोज के अंदर रहता है। नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म में वो क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है ना, उस फैट का ऑक्सीडेशन करता है, उस फैट के ऑक्सीडेशन से उसको जो वाटर मिलता है वो उसको यूज करता है। लेकिन अब यही नहीं है, नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है ना, कि जो वो एयर इनहेल करता है ना, उस एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होती हैं, उन वाटर वेपर्स को वो कंडेंस करके उनको पीता है। ऐसे आप समझ सकते हो उसको। यस मैम। आप समझ में थोड़ा थोड़ा नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म आपने बता रखा था इसका पूरा प्रोसेस किसी चैप्टर। ये तो मैं पूछ रही हूँ। अब एक पाथवे मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पे आपका पूरा किडनी का पाथवे, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑर्निथिन साइकिल पढ़ा, वो कहाँ पे होते हैं, उसकी लोकेशन क्या होती है? लिवर लीवर की सेल कफर से हिपैटोसाइट्स। यहाँ पे यूरिया बना, किसके अंदर है ये? ब्लड के अंदर है। यस मैम। यस मैम। लीवर से निकल के कहाँ पे आया? किडनी। किडनी के पास हिपैटिक वेन लेके आएगा, फिर हिपैटिक वेन से ये कहाँ पे आएगा? हार्ट। हार्ट की किस पार्ट में?
राइट आर्टिकल। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में क्यों आया? बिकॉज ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स के पास किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी के थ्रू लंग्स तक गया। फिर लंग्स क्या करेंगे? इसको इसके थ्रू वापस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस देंगे। फिर पल्मोनरी वेन से वो होके कहाँ पे आएगा आपके? लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, राइट नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल। मैम यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल लेती हूँ। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, बॉडी में जाएगा। तो पूरी बॉडी से कहाँ जाएगा आपका? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से वापस किसके पास आ जाएगा? किडनी के पास आ जाएगा। यहाँ तक मैकेनिज्म ये समझ में आया? पूरा फ्लो चार्ट कैसे कैसे चलेगा? यस मैम। बताओ, है कोई डाउट किसी को? नो मैम। नहीं है, चलो अब एक बार मैं आप लोगों को काउंटर करंट मैकेनिज्म का भी एक रिकैप दे देती हूँ फटाफट से। ये हमारा बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल के अंदर आपका इधर से आपका एफरेंट आर्टरियोल, इधर से ठीक है। तो दिस इज योर ग्लोमेरुलस। स्पेलिंग से इग्नोर करना, ठीक है। जो हमारा ये बॉमन कैप्सूल है, इस बॉमन कैप्सूल की जो ये इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज नोन एज सबट्यूब। पैराइटल लेयर और आउटर वन इज विसरल लेयर। विसरल लेयर। और यहाँ पे सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स। ये जो पूरा मैकेनिज्म होगा इधर, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। यहीं से आपका ये ब्लड आ रहा है ऐसे, फिर यहाँ से फिल्टर आउट हुआ, प्लाज्मा में से प्रोटीन व्रोटीन वाला पार्ट सब ऊपर रह गया, नीचे फिल्ट्रेट आया। फिर फिल्ट्रेट सबसे पहले किधर आया आपका? पीसीटी। देन पीसीटी से आपका डिसेंडिंग देन असेंडिंग आपका कलेक्टिंग। यहाँ तक हो जाए तो ये आपका, और ये जो आपकी इधर से ये क्या है? इफ्रेंट आर्टरियोल। अब यही इफ्रेंट आर्टरियोल ऐसे आगे पास आउट होती है ना? यस मैम। ऐसे चल रहा है ये। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि कल की क्लास में पूछा था ना एक स्टूडेंट ने, मैम ये समझा दो काउंटर करंट और रास मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, ये वाला समझ लो। ये इधर ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे आ रहा है, तो इधर से ऐसे जा रहा है और इधर से ऊपर जा रहा है। हो रहा है काउंटर करंट, देखो जरा, हो रहा है ना काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब क्या हुआ यहाँ पे? जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था हमारा डिसेंडिंग, हमने सीखा किसके लिए परमिएबल है? सिर्फ वाटर के लिए। तो ये वाटर ऐसे रिमूव आउट होता जाता है। जो हमारा ब्लड है उसका ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? ब्लड का ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोलैरिटी होता है, 300। तो हमारे पास ब्लड जब तक ये पीसीटी में है ना, इसका अराउंड 300 तक है ऑस्मोलैरिटी। फिर इसके अंदर से वाटर निकलता जा रहा है, तो वाटर निकल रहा है, सॉल्ट बढ़ रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा।
इधर से 400 फिर और नीचे आएगा 500, 600, 700, 800 ऐसे करके 1200 तक पहुंच जाएगा यहाँ पे वाटर निकलते निकलते, है ना। फिर ऊपर जाएगा तो ये अपने अंदर से आयंस रिमूव करेगा Cl नेगेटिव। तो अब ऑस्मोलैरिटी कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। होता चला जाएगा। फिर ये अगेन 1000, 800, 600, 500, 400 और डीसीटी तक आते आते अगेन इसका ऑस्मोलैरिटी 300 हो जाएगा। अब डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड करेगा? अगर डीसीटी के पास जो फिल्ट्रेट आया ना, इसका ऑस्मोलैरिटी 300 से कम या ज्यादा है, उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसको कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराना है या नहीं करना। ठीक है, 300 अगर ऑस्मोलैरिटी नहीं है। अब हमको लगा कि भाई हमारी जैसे कि ये ना सिग्नल की भाई 300 नहीं है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब है सॉल्ट ज्यादा हो गया है, यहाँ पे वाटर कम हो गया है, तो डीसीटी सिग्नल देगा। और ये हमारा क्या है? दिस इज योर वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का कौन से वाला? डिसेंडिंग होगा ना ये? यस मैम। और डिसेंडिंग है। यस मैम। इधर से वाटर लेना शुरू कर देगा वापस। तो ये बोलेगा भाई इधर से तुम वाटर निकाल रहे हो ना, मैं इधर से वाटर अपने अंदर ले लेता हूँ। इधर से तुम आयंस बाहर निकाल रहे हो, मैं इधर से आयंस ले लेता हूँ अगर आयंस चाहिए। तो जिधर से निकलते जाते इधर से ये रीअब्सॉर्ब करता चला जाता है। मैम क्या चलता है? हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें इंटेस्टाइनम कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइनल फ्लूइड बोलते हैं ना, ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड इसको बोलते हैं। ये होता है ना, आपको पता है कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं हम? ऊपर वाला पार्ट क्या है पूरा? कॉर्टेक्स। और ये नीचे वाला मेडुला। बाहर वाला पूरा पार्ट है ना, जिसके अंदर आपका Cl नेगेटिव वाटर ये आ जाता है, इसको इंटेस्टाइनल फ्लूइड बोल देते हैं। इंटरस्टिशियल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया कहाँ पे क्या क्या हो रहा है? और वाटर का हमेशा कैसा एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव या पैसिव? हमेशा पैसिव होगा वाटर का। और आयंस का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो आपका यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 स्टेप हुआ। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चीजें तो उसको हमने रीअब्सॉर्ब कराया ब्लड के अंदर, और फिर हमने ब्लड के अंदर जो चीजें अच्छी अच्छी भी निकाल दी, मतलब बाहर जितनी अच्छी अच्छी चीजें भी निकाल दी थी, उसको वापस से सिक्रीशन हुआ। तो कितने स्टेप हुए? 3। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। समझ आया यहाँ तक चीजें? यस मैम। चलो, तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। और बाकी का तो पता है पर डे कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है? 180। 25 ml। 1.8 लीटर। और 1 मिनट उसमें से यूरिन कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। ऑलमोस्ट 99% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। 99% का रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? यस मैम। ओके। एंड अगर आप फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में देखेंगे, उन्होंने एक डेटा लिखा हुआ है 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर है वो हमारे रीअब्सॉर्ब होता है। किसके थ्रू? पीसीटी। 70 से 80%। और सेम यही मैकेनिज्म हम लोग अपना, अगर हमारा ब्लड एसिडिक या बेसिक होता है उसमें भी यूज होता है। बाइकार्बोनेट वाला मैकेनिज्म इसके अंदर चलता है। बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है इनके अंदर। अगर आपने एनसीईआरटी खोली हुई है 19.5 वाली फिगर ओपन करो एक बार अपना सब, देख रहे हो पीसीटी वाले पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है? बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट के पॉजिटिव, उन सब का रीएब्जॉर्प्शन। एरो से समझ रहे हो ना? एरो ऊपर की साइड, मतलब बाहर की साइड एरो जा रहे हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और वापस सिक्रीशन H पॉजिटिव और NH3 का हो रहा है। हाँ। ऐसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में देखो, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन है। और आप देख रहे होंगे जो असेंडिंग वाला है उसमें यूरिया का सिक्रीशन है ना? एब्जॉर्ब कर ले रही है। ऐसे ही आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर H2O का सिक्रीशन है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब
हो सकता है आपका एग्जाम में ये डायग्राम बना के दे दे और जहां पे ये NaCl H2 वहां पे ABC ऐसे लिख के दे दे। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रख के चलना है आप लोगों को। एंड इसके अलावा एक ये वाला डायग्राम 19.6 वाला डायग्राम ओपन करो। किया? यस मैम। इसमें जो 300, 600, 900, 1200 दिया हुआ, अब समझ में आ रहा है? मैंने बताया 300 ब्लड का ऑस्मोलारिटी है, उसमें से वाटर निकलता जा रहा है तो ऑब्वियसली ऑस्मोलारिटी बढ़ता जा रहा है 600, और लिम्ब ऑफ हेनले में आते हुए 1200 हो जाता है। 1200 हाईएस्ट होता है, 1200 हाईएस्ट है, फिर जैसे ऊपर जाएगा कम होता चला जाएगा, और DCT तक आते आते उसका गेन कितना हो जाना चाहिए? 300। और अगर 300 नहीं है तो वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देगा ऑन द बेसिस। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कितना? दोबारा बोलो। 1200 पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। सिर्फ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला डायग्राम आ रहा है ना? हाँ ना, बोलो। मैम अगर लूप ऑफ हेनले को रिमूव कर देंगे तो फिर डाइल्यूटेड यूरिन आएगी ना? ऑब्वियसली डाइल्यूटेड यूरिन आएगा। अगर हमने लूप ऑफ हेनले का रिमूव कर दिया या फिर उसके अंदर कुछ डिसफंक्शनिंग हो गया। ओके मैम। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है आप सबको? वासा रेक्ट, इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, डायग्राम थोड़ा सा ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हमको लगता है, इन्होंने वासा रेक्टर को अलग से निकाल के दिखाया हुआ है, जबकि ये पूरा इसी के अंदर अटैच्ड फॉर्म में होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपका ये। फिर इन्होंने नेक्स्ट पेज पे आपका रेगुलेशन दिया है, रेगुलेशन का मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के वो बता दिया है कि कैसे रहना आपका डिहाइड्रेटेड। देन लास्ट पॉइंट है आपका मिक्सचरेशन। मिक्सचरेशन करें, इसमें भी बहुत छोटी सी चीज है सब, देखो मिक्सचरेशन में हमको पता है 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन पास होता है, और यूरिया 25 से 30। तो मिक्सचरेशन का सिग्नल कैसे आता है? सबसे पहले जब यूरिन उसका स्ट्रेचिंग होना शुरू हो जाता है, जब वो यूरिन के थ्रू फिल्ड अप हो जाता है पूरा, तो सबसे पहले होता है यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेचिंग, एंड इसका सिग्नल किसके पास जाता है? CNS के पास सिग्नल जाता है। देन CNS आपका जो ब्लैडर है उसका क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड रिलैक्सेशन किसका होगा? यूरेथ्रल स्पिंक्टर। यूरेथ्रल स्पिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से होगा रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन का pH कितना होता है? 6 pH होता है। 6 pH एसिडिक है या फिर बेसिक है? एसिडिक या बेसिक है? एसिडिक है मैम। एसिडिक है, लेस देन 7 एसिडिक है। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे रिमूव करता है। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लंग्स CO2 को एक्सक्रीशन कर रहा है, हमारा स्किन करता है। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस के नाम याद रखने हैं, 19.7 वाला टॉपिक बता रही हूँ। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में आपका रीनल कैल्कुली एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुली के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं। रीनल कैल्कुली का मतलब क्या होता है? मैम स्टोन इन किडनी। ऑक्सलेट्स होते हैं वो, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स किडनी के अंदर जो हो जाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी नेक्स्ट चीज आता है। आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस याद रहेगा ये? यस मैम। इसका जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना उसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। यूरेमिया कंडीशन वहां पे दिया हुआ है प्रॉपर। यूरेमिया क्या होता है? मैम हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड।
हाँ, जब ब्लड के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उसको हम यूरेमिया बोलते हैं। उस केस में क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस करना होता है, ये याद रखना है, ठीक है। हिपैरिन का क्या फंक्शन होता है आर्टिफिशियल किडनी के टाइम पे? मैम वो कोगुलेंट नहीं हो पाता, ब्लड नहीं होता। हाँ, क्योंकि ब्लड को ब्लड कोगुलेंट करना है आउटसाइड द बॉडी, तो ब्लड तो बॉडी से बाहर आते क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। तो हमको उसके अंदर क्या डालना है, एक एंटी कोएगुलेंट डालना है, विच इज योर हिपैरिन। याद रखना। तो चैप्टर डन आप लोगों का? यस मैम। अब इस चैप्टर का एक एक लाइन अच्छे से आप लोग पढ़ के आएंगे इस चैप्टर का। एंड इससे पहले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो 2 चैप्टर कंसीडर कर रही हूँ मैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। डन? 11th वाले बच्चे जितने भी है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। और आपका दूसरा चैप्टर कौन सा आ रहा है 11th वाला आपका संडे टेस्ट में? लोकोमोशन। यस मैम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो विल ट्राई, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, नहीं कल की क्लास में आप लोगों को इकोलॉजी कराऊंगी 12th वाले बच्चों को। 11th वाले बच्चों की तो कल क्लास नहीं है ना। हाँ, परसों होगी क्लास। परसों वाली क्लास में मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट कराऊंगी। बट मेक श्योर जितना भी मैंने 12th और ड्रॉपर्स वाले बच्चों को टारगेट दिए हुए उन्हीं टारगेट्स को स्ट्रिक्टली करते रहो।